आखिर कौन थी माता सावित्रीबाई फूले? माता सावित्रीबाई फूले को भारत की पहली महिला शिक्षिका क्यों कहा गया? इसमें कितनी सच्चाई है? बड़े सारे सवाल उठाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि भारत की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले कैसे हो सकती हैं। इसे जानना बहुत ज़रूरी है, आप सब तक जानकारी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आज माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है। फूले दंपत्ति का भारत को क्या देन है, भारत के लोगों को, खास करके दबे कुचले वर्ग के लिए उनकी क्या देन है, ये समझना होगा। और ये भी समझ लीजिए कि माता सावित्रीबाई फूले की जो देन भारत की महिलाओं को है, वो उसे जाने बिना नहीं रहा जा सकता और उनके नाम को नहीं छुपाया जा सकता। जो उन्होंने किया है, जो किताबों में लिखा गया है, जो इतिहास में अंकित है। आज हम इंजीनियर हेमराज फोंसा जी के पास पहुंचे हैं। ये समय समय पर भारत में जो बहुजन नेता हुए या भारत में जो बहुजनों के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनके बारे में चर्चा करते रहे हैं और काफ़ी सारी किताबें इन्होंने इनको लेकर के पढ़ी हैं और कई किताबें ये लिख चुके हैं। अखबारों में अनगिनत आर्टिकल इनके छप चुके हैं बहुजन महापुरुषों को लेकर के, बहुजन नायकों को लेकर के। तो आज जानते हैं माता सावित्रीबाई फूले की उस कहानी को जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे, और वो चीज़ें जो शायद आप तक नहीं पहुंची हैं वो पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में आपका। धन्यवाद। आप संसार जी बीच बीच में आते रहते हैं, कभी कभी तो हम आपसे बात करते रहते हैं जी। तो अब आज माता सावित्रीबाई फुले का 195वां जन्मदिन है। उनको नमन करते हुए जी। और दूसरा हमारे जो स्त्री समाज है, वुमेन जो हमारे हैं, उनको भी एक बहुत बड़ी मुबारक है कि आज के ही दिन 1848 में, आज का दिन नहीं, 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला था लड़कियों के लिए, जिसमें 6 लड़कियां थीं। जो 2 जो थे वो दलित समाज के थी और 4 जो थे वो अपर समाज के थे। तो ये भी मुबारक का दिन। हाँ, ये बहुत बड़ी मुबारक है कि हम कह सकते हैं कि फीमेल्स थी जो पहली स्टूडेंट बनी, वो 6 लड़कियां उस स्कूल में। ये एक सवाल रहता है कि माता सावित्रीबाई फूले के बारे में जानकारी पूरे भारतवर्ष में या दुनिया भर में नहीं पहुंच पाने का कारण क्या था, कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया। अगर किसी और देश में वो पैदा हुई होती तो आज पूरी दुनिया जानती। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे जी, उन्होंने कई जगह, बल्कि एक जगह स्पेसिफिक फरमाया था कि जो हिस्ट्री लिखना है ना, कि हर एक आदमी का काम नहीं है। आदमी को एक तो इंटेलिजेंट होना, हिस्ट्री की वाकफियत होना, और उससे भी ज़्यादा अनबाइस्ड, वो किसी एक की तरफ झुकाव नहीं रखता हो, निडर हो, तो वो हिस्ट्री की जो असलियत है वो लिख सकता है। यहाँ हमारे यहाँ देखा गया है कि आमतौर लोग जो है वो अनबाइस्ड नहीं रहे। कास्ट सिस्टम की वजह से या दूसरी और कोई मजबूरियों की वजह से, क्योंकि यहाँ बहुत से फॉरेन लोग जो थे उनका ही रूल रहा, और जो राइटर हैं उनको ज़्यादातर उन्हीं की ही आरती उतारनी पड़ती है अपनी रोजी रोटी का काम रखते हुए। तो वो जो जितनी उन्होंने कहानियां लिखी, तो वो उनकी ही आरतियां ज़्यादा थीं। जो काम करने वाले हैं उन लोगों के बारे में उनका ध्यान कम गया, क्योंकि ये दलित समाज ही एक है जो आपको पैर के जूते से लेकर के सिर पर आपकी पगड़ी तक जो है वो जितना कुछ आपको चाहिए वो सिर्फ दलित समाज ही देता है। तो इनको तो उन्होंने हिस्ट्रीलेस पीपल्स बना दिया था। किसने लिखना था? तो ऐसी वजह से ही ये जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी बात जो है वो नहीं पहुंची लोगों तक। बहरहाल अब जो इस वक्त राइटर्स हैं वो काफ़ी कोशिश करके तो बहुत सी सच्चाइयाँ जो हैं वो निकाल रहे हैं, और वो नए नए खोज हो रही है, जिसके बारे में उनमें से एक माता सावित्रीबाई फूले भी है, जिनके बारे में काफ़ी
सर्च हुई है, बहुत से लोगों ने काम किया है, और आज यहाँ तक के माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर यूनिवर्सिटी भी खुली है। जिन जो लोग हैं वो इनके बारे में इंटीरियर जो हिडन बातें हैं वो ढूंढते रहते हैं, और वो हमारे लोगों तक आती रहती हैं, जिसका हम जो बताते रहते हैं जो हमारे। अब सवाल ये है कि माता सावित्रीबाई फुले भारत की पहली शिक्षिका यानी कि पहली अध्यापिका जो हैं ये कहा जा रहा है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अगर वो पहली शिक्षिका हैं तो उससे पहले क्या महिलाओं को पढ़ने के अधिकार नहीं थे? क्या महिलाओं को कभी पढ़ने के लिए अधिकार दिए ही नहीं गए? ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ, या अगर हुआ है तो उससे कन्नी क्यों कतरा रहे हैं लोग, बचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम तो हिंदू समाज का हिस्सा है, इसी में रहे हैं। अब कुछ लोग जो हैं अपने वो दूसरी जगह भी गए जो पड़तालन की वजह से। अब ये जो है कि शूद्र समाज जो है हमारा, जो डिवीज़न की ही बात है हमारे हिंदू समाज में जी, कि हमारी 4 जातियां, और जब 4 से काम नहीं बना तो ये फिर 5 भी बन गई। वर्ण 4 वर्ण 4 थे, जातियां 5 हो गई। अच्छा। एक जो ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, वैश्य है, और शूद्र है। शूद्र वो हुए जो आज की डेट पे ओबीसी में आते हैं, और जो सबसे गंदा काम करने के लिए जो थे, जिनको अनटचेबल कहा जाता है, जिनको हाथ नहीं लगाना है, पास उसके आना नहीं है, वो 5वीं क्लास बन गई है, जिसमें शूद्र आज के जो शेड्यूल कास्ट तबका जिसको कहा जाता है वो आए। और यहाँ तक 6743 जातियों में समाज को बांट दिया था तो कहीं इकट्ठे होकर के बैठ न पाए। हमारे जो ग्रंथ भी उस वक्त लिखे गए, कहने को तो ये कहा गया कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम तो धनम होती, धनम धनम तथा सुखम। कि भाई एजुकेशन होने से ही बाकी सारी चीजें, आदमी के पास धन आता है, विवेक आता है, सोच आती है। लेकिन ये कैसी विडंबना थी कि हमारी ही किताबों में शूद्रों के लिए सारे स्कूल बंद, वो शिक्षा नहीं ले सकते थे, वो जमीन जायदाद नहीं रख सकते थे। वो यहाँ आज भी वाकया हो रहे हैं, कोई मूछ नहीं रख सकते तो उन पर उसको पड़ताल होती है। बेशक वो समाज के थोड़ा लोग हैं जो ये कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना, क्योंकि उनके मन वो तो है। स्त्री जो है, इसके लिए उन्होंने एजुकेशन के सारे दरवाजे बंद थे। स्त्री जो है था अपने हिसाब से रह नहीं सकती थी, क्योंकि लिखा था कि भाई बचपन में ये पिता की साया में रहेगी, उनके अधीन रहेगी, उन्हीं की साया में। जब जवान होती है तो वो पति उसका बन जाता है, जब बूढ़ा हो जाती है तो वो बच्चे उसके हैं। उसका तो इंडिपेंडेंस का वक्त ही नहीं आया। एजुकेशन सिस्टम जो है वो उनके लिए जैसे शूद्रों के लिए था, तो शूद्र जो थे उनसे भी बढ़कर इन पर ज्यादा जाती थी। कहने में तो हम कहते थे कि हमारी देवियां हैं, देवियां जितने हमारे मतलब जो बुजुर्ग हुए हैं, जो अवतार हुए हैं, उन सबके साथ लेडीज थी, सब पूजनीय हैं। लेकिन स्कूल जाने का तो किसी को अधिकार नहीं था, ऐसी भी विडंबना थी। तो इस पर इस जो अब आजकल बड़ा मतलब वो चल रहा है, क्योंकि जो जात पात की बात थी, जो डिवाइड करने की सोसाइटी की बात थी, तो वो मनुस्मृति सारी मतलब है इसी से भरी पड़ी है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले हुई हैं, क्या उससे पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था? मैं उसी पर आ रहा हूँ कि बेसिक बात जो है उसमें शिक्षा का स्त्री को अधिकार नहीं था, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती थी। अगर उसको पढ़ाई का अधिकार ही नहीं है तो शिक्षा कहाँ से आएगी? ये सारी चीजें जो है, और जो अशिक्षित है वो ज्यादा फिर इसमें फंस जाता है। डरपोक बातें जो है, यहाँ पर जाओ, वहाँ स्नान करो, इधर मतलब है पैसे चढ़ाओ, उधर मत्था टेको, तो इसमें फंस जाते हैं, जिससे फिर वो उनकी सारी तरक्की जो है वो रुक जाती है।
तो माता सावित्रीबाई फूले जो थी, पहला स्कूल कब खोला था उन्होंने, और उस स्कूल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। कहाँ पर खोला था और पहला स्कूल कब खोला था, और उस वक्त दिक्कतें कैसी रही होंगी? देखिए, उन्होंने पहला स्कूल जो था वो 1 जनवरी 1848 में खोला था जी। तब तक वो अपने आप को शिक्षित कर चुकी थी और उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो लगभग 18 ही साल थी, 18 साल थी। और उससे पहले उनकी शादी भी महात्मा ज्योतिबा फूले से हो चुकी थी। हाँ। शादी तो उनकी जब 9 साल की उम्र थी तो तभी हो गई थी। हाँ। तो वो जो स्कूल था, उस स्कूल में 6 लड़कियां जो थी, समझिए एक युग पुरुष जिसको आप कहते हैं ना, युग परिवर्तन, वो हुआ उस स्कूल खोलने से। 6 लड़कियां उस में पहली बार आई पढ़ने के लिए, जिसमें 2 दलित समाज की थी और 4 उच्च समाज की थी। पहला स्कूल कहाँ पर खुला था? कहाँ खुला? जो पूना में खुला था। पूना में। हाँ, बुद्धवाड़ा जगह का नाम था, यहाँ खोला था बुद्धवाड़ा। तो उस वक्त फिर स्थिति क्या रही थी? उस दौरान क्या संघर्ष रहा है उनका? उसमें ये रहा कि सारा समाज ही उस वक्त एजुकेशन के बरखिलाफ था, और खासकर स्त्री के, वुमेन के एजुकेशन के तो सब लोग खिलाफ ही थे। यहाँ तक भी कहा गया कि भाई महात्मा लेडीज को कहा जाता था कि जो लड़की पढ़ेगी उसका कामत जो है उसके खाने में कीड़े आ जाएंगे। हाँ। तो वो कई दिन, तो जिस वक्त उन्होंने महात्मा फूले जी ने उनको पढ़ने के लिए कहा, तो कितने दिन तो वो उसकी थाली में देखती रही कि कीड़े आए या नहीं आए। तो नहीं आए। उसे उसको मतलब यकीन हो गया कि ये बात वैसे ही फैलाई गई है। इसी तरह से और बातें थी। तो ये जो है ये सारा उन्होंने फिर जिस वक्त उनकी शादी हुई है तो उसके बाद उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले ने देखा कि भाई एजुकेशन सबसे जरूरी है। इल ऑफ ऑल इल्स इज इलिटरेसी। सब ही जो कमजोरियां हैं, दोष हैं, उन सब की जड़ जो है वो अनपढ़ता में है। तो उन्होंने इनको घर पर पढ़ाया। उसके बाद फिर वहाँ मिशनरी स्कूल था, ये उसमें इन्होंने फर्दर पढ़ा। हाँ, जो मिशनरी स्कूल है वो आप बता रहे थे, कौन था उसका संचालक? 1821 के करीब ना ये मिशनरी स्कूल जो थे ये खुलने शुरू हुए थे। तो उसके बाद एक वहाँ स्कूल था, वो बीएड वगैरह भी जो आज जिसको बीएड कहते हैं ना, टीचर ट्रेनिंग स्कूल, तो वो भी था, जिसमें माता जी ने वहाँ एक अमेरिकन मिशनरी थे सिंथिया नाम के, सिंथिया फेरा इसके नाम के थे, उन्होंने वहाँ खोला था और वहाँ माता जी ने टीचर ट्रेनिंग भी की थी। उसके बाद वो टीचर बनी। ऐसे नहीं है कि भाई वो 2 जमातें पढ़ी और वो मास्टर बन गई। और जिस वक्त महात्मा ज्योतिबा फूले ने पहला स्कूल खोला तो ऊंची जात का तो कोई आदमी, जन लेडी तो पढ़ी ही नहीं थी, कोई भी पढ़ाने के लिए आगे नहीं आया। तो फिर माता सावित्रीबाई फूले को ही उन्होंने के हेड मास्टर बनाई और उन्होंने भी स्कूल चलाया। लेकिन एक सवाल ये है कि स्कूल आप कह रहे हैं कि 17 साल की उम्र में स्कूल खोल दिया उन्होंने, 17-18 साल की उम्र में पहला स्कूल खोलती हैं वो। शिक्षा उन्होंने कहाँ से ली? मिशनरी स्कूल से, ये भी पता चल गया। लेकिन अब सवाल ये है कि स्कूल चलाने के लिए या स्कूल बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसे का इंतज़ाम कहाँ से हो पाया? ये सवाल अब लोगों के दिमाग में लाजमी है उठेगा कि पैसा कहाँ से आया, क्योंकि शूद्र समाज के थे वो, तो उनके पास पैसा कहाँ से आया? ये स्कूल रन कैसे किया? देखिए, ये भी एक विडंबना है। अच्छे लोग हर वक्त होते थे जी। हर समाज में अच्छे और बुरे होते हैं। जो रिकॉर्ड के मुताबिक मुझे पता चला है, वो पहला स्कूल उन्होंने किसी एक ब्राह्मण के घर में ही खोला था। किसी ब्राह्मण ने ही उनको जगह दी थी। थोड़े दिन कहते हैं कि कहीं दरख्त के नीचे था, उसके बाद उन्होंने उनको जगह दी थी। तो इसलिए अच्छे लोग उस वक्त भी थे, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो उनकी अपोजिशन करने के लिए थी। ये जो आपने पूछा कि उनके पास धन कहाँ से आता था, तो महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे वो कोई गरीब नहीं थे। वहाँ
हड़पसर की जगह है आजकल शहर में, पूना में, तो शहर के बहुत मशहूर जगह है वहाँ। तो हड़पसर के पास उनकी 60 एकड़ जमीन थी एग्रीकल्चर जी। वो कंट्रैक्टर का काम करते थे, पीडब्ल्यूडी वालों को भी सप्लाई करते थे मटेरियल और लेबर। ये जो फैक्ट्रीज में मेटल कास्टिंग होती है, ये मेटल कास्टिंग जो थे वो उनको सप्लाई करते थे। इसलिए वो उन्होंने आज भी पूना में मैं वहाँ जब डिस्ट्रिक्ट गया तो मुझे किसी ने बताया कि ये पुल जो है ये महात्मा ज्योतिबाई फुले ने बनाया हुआ है। अच्छा। अभी भी उनका मतलब है वो मार्क है, वहाँ चल रहा है वो पुल। तो महात्मा ज्योतिबाई फुले के पास धन की कमी थी नहीं ऐसे कामों के लिए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब वो अपनी पत्नी को शिक्षा देने लगे तो जो मतलब अंधविश्वास फैलाते हैं लोग, उन लोगों ने ये कहा कि उनके पिता को ये बताया तो उन्हें घर से निकाल दिया गया था। तो उसके बाद व्यवस्था कैसे हो पाई, क्योंकि खुद रहना मुश्किल था उनके लिए। देखिए, पहले तो ये है कि जिस इन्होंने महात्मा ज्योतिबाई फुले अपने भाई अपने एक दोस्त की शादी में गए थे जिसके लिए उनको इनवाइट किया था। तो समाज वालों को पता चला तो उन्होंने मतलब इसको धक्के मार करके निकाल दिया। इसने अपने बाप को पूछा, अपने साथियों को पूछा कि भाई बात क्या है, मैंने भी कपड़े अच्छे लगाए हुए थे, सब कुछ था, तो मुझे मेरे साथ। तो उन्होंने कहा ये जात पात का सारा है। उन्होंने उसको समझाया, उसने कहा तो फिर ये जात पात जो है मैं तो अब इसी के बरखिलाफ लड़ूंगा। हायर सेकेंडरी उस वक्त मतलब है उन्होंने की थी। तो उसके बाद उसने ये कसम खाई कि मैं अब ये जात पात को ही की जड़ काटने के लिए कोशिश करूंगा, मैं गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करूंगा। उसने ठेकेदारी की, बाकी और अपने काम वो किए। वो म्युनिसिपल कमिश्नर रहे काफी देर तक। और आपको और ऐसे ही जो थे उन्होंने जात पात को बनाए रखने के लिए शिक्षा एक बड़ा कारण था कि लोग जितने अशिक्षित होंगे, जितने अनपढ़ होंगे, उतने ही ज्यादा रूढ़िवादी होंगे और उतने ही उनसे जो रोक लगाने वाले हैं उनका फायदा होगा। लेकिन जब उन्हें घर से निकाल दिया गया, दोनों पति पत्नी को घर से निकाल दिया जाता है जब वो शिक्षा दे रही होते हैं उसे, तो फिर वो कहाँ रहे, कैसे गुजर बसर? वहाँ एक पर्शियन के स्कॉलर थे, उस्मान शेख नाम के बंदे थे। वो बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था। वो भी उसी के कहने पर ये ज्योतिबाई फुले के बाप ने इसको दोबारा स्कूल भेजा था। पहले स्कूल छोड़ गए थे, ये अपना फूलों का काम करते थे, ये बिजनेस में लग गए थे। उसी ने उसको आकर के कहा इसको पढ़ाओ, और फिर इसको मतलब दोबारा उसके बाप ने उनको स्कूल में दाखिल करवाया था। ये उसी की हवेली में गए, उसी ने इसको जगह दी कि आप इधर रहो। उन्होंने बाप उसने कहा कि समाज वालों ने जो प्रेस किया, उसने कहा भाई अब तेरे पास दो ही चॉइस हैं, उनमें से एक कर लो, या अपने बेटे और नूह को अपने घर में रखो और उनको कहो कि ये वो लोगों को पढ़ाने का काम बंद कर दें, या उनको घर से निकाल दो। जब उसने इनके बाप ने कहा कि भाई आप ये कर लो, तो इन्होंने कहा जी मैंने जो सोशल काम है वो तो करना है, मैं घर ही छोड़ देता हूँ। वो जो उस्मान शेख के घर में रहे, और उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख वो भी इनके साथ जुड़ गई। वो भी मुस्लिम समाज की पहली अध्यापिका हुई। इसी के साथ वो सगुना भाई थी, वो इसकी महात्मा ज्योतिबाई फुले की परवरिश उसी ने की थी। इनकी छोटी उम्र में माँ की डेथ हो गई थी। जी, जी। और ये उनकी मासी की लड़की थी। ये वो उस वक़्त मिशनरी स्कूल के जो एक मिशनरी एक बंदा था वहाँ, उसके घर में काम करती थी, और ये इंग्लिश वगैरह बोल सकती थी, पढ़ी हुई थी वहीं उसी से। तो वो जो है उसने भी इनके साथ हाथ मिला दिया कि मैं आपके साथ रहती हूँ, मैं भी आपका ये काम करूँगी। और उन्होंने तीनों चोरों से 3-4 जो थे वो मिल करके तो ये एजुकेशन का जो, और फिर फाइनली उन्होंने 18 स्कूल खोले जी। 18 स्कूल उस जमाने में चलाने। और वो कुछ स्कूल जो थे वो को एजुकेशन भी थे,
लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। और जिस वक्त माता सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थी तो जो रूढ़िवादी लोग थे वो उस पर कीचड़, पेशाब, अंडे, ये चलती जो भी मतलब है उनको गंदी चीज लगती तो उस साड़ी पर फेंकते थे। उसने अपने घर वाले को महात्मा जी से कहा कि ये तो मुश्किल है। उसने कहा तो उसने उसको एक साड़ी और ले दी। उसने कहा ये स्कूल जाते हुए पहन लिया कर और दूसरी जो है वो वापस कर डाल लिया कर, घर आकर के दोनों धो लिया करो। मतलब कोई सेक्रीफाइस का जो सोशल काम है वो इतना आसान तो नहीं है। लोगों ने गालियां दी, लोग उसको उस पर गंदगी फेंकते रहे, वो उनके बच्चों को पढ़ाते रहे। देखिए विडंबना। अब ये देखिए कितनी विडंबना है कि उन्हीं के बच्चों को वो शिक्षा दे रही हैं। हाँ, तो वही लोग रोक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा था? नहीं, ये कास्ट की वजह से, ये जो है ना, ये जो कास्ट सिस्टम है हमारा, जो जाति पाति है, जितना नुकसान जात पात ने किया है इतना तो और किसी चीज ने नहीं किया। जाति पाति पर लौट करके आएंगे। माता सावित्रीबाई के को लेकर के जो बात चल रही है इस विषय पर रहते हैं। एक चीज़ और कही जाती है कि फूले दंपत्ति जो दोनों थे, माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, इनके घर कोई बच्चा नहीं था और इन दोनों को ये भी कहा गया, उन पर प्रेशर किया गया ज्योतिबा फूले पर कि दूसरी शादी कर लो। यहाँ तक माहौल बन गया लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये कहानी कैसे रही है और ये क्या हुआ था? देखिए, ये जो लोग युग बदलने वाले होते हैं ना, इनको बहुत सी मुसीबतें आती हैं। जितने भी आप देख लीजिए, जितने भी लोगों ने समाज का काम किया वो आसान काम नहीं था। महात्मा ज्योतिबाई फूले जो थे, एक दिन शाम को आ रहे थे अपने घर पर, तो रास्ते में एक तालाब में या पानी का सोर्स था, उसमें एक लड़की छलांग लगाने वाली थी, सुसाइड कर रही थी। सुसाइड करने के लिए बिल्कुल उसने तैयार हुई कि मैं लगाने वाले। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि महात्मा ज्योतिबाई फूले जो थे वो वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उसको पीछे से पकड़ लिया। बेटी ये क्या कर रही है, ये तो महापाप है। बात क्या है? उसने अपनी कहानी सुनाई। क्या नाम था? काशी भाई। उसका नाम काशी भाई था और वो अपर समाज के बिलोंग करती थी। उसने कहा जी मेरे साथ ऐसा, मैं विधवा हूँ और मेरे साथ मेरे ही रिश्तेदारों ने ज्यादती की है। अब मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे जो समाज है मुझे और मेरे बेटे को जीने नहीं देगा, इसलिए मैंने कहा अपनी जान ही दे देती हूँ। उसने कहा बेटी ये नहीं करना है। उन्होंने कहा फिर आपने मुझे बेटी कहा है तो आप मेरे बाप हैं। उसने कहा तू मेरे साथ चल। वो अपने घर पर ले गए और माता सावित्रीबाई फुले ने डिलीवरी अटेंड की। लड़का पैदा हुआ, उसका नाम उन्होंने जसवंत रखा। उसको एजुकेशन दे करके डॉक्टर बनाया और वही उनका बाद में उत्तराधिकारी बना। और यहाँ तक भी ये है कि वो जो माता सावित्रीबाई फुले ने देखा कि ये जो विधवा औरतें हैं इनके साथ लोग ज्यादती करते हैं, तो ये बेचारियों क्या, उन्होंने एक आश्रम ही खोल दिया कि भाई इस आश्रम में अगर किसी के साथ कोई ज्यादती होती है तो वो यहाँ आए, हम उसकी सेवा करेंगे। फिर उन्होंने इस तरह से मतलब करके तो अपने समाज का एक आश्रम भी अपने वहां खोल लिया। ज्योतिबाई फूले जी ने देखा कि लोगों को पानी नहीं कोई पीने देता, उन्होंने अपने घर में एक कुआं खुदवा करके सबके लिए खोल दिया कि सब लोग यहाँ से पानी पियो भाई। ये कोई आसान काम नहीं थे, बहुत मुश्किल काम थे। आज भी वो कुआं उनके वहाँ, मैं गया था वहाँ पूना, तो वहाँ देखा उनका वो कुआं अभी इंटैक्ट है वहाँ। तो इससे थोड़ा आगे चलते हैं। बाद में जब ज्योतिबा फूले इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, तो क्या फिर उसके बाद वो स्कूल बंद हो गए या सावित्रीबाई फूले जो थी वो उसे चला पाई? अगर चलाया तो कैसे चलाया, कैसे ये सब करती रहीं? देखिए, माता ज्योतिबाई फूले कोई यूनि डायरेक्शनल नहीं थी, मल्टी डायरेक्शनल थी जी। वो सोशल वर्कर भी थी, एजुकेशनिस्ट भी थी, वो कवित्री भी थी। उसने उस अपने वक्त में उस समय की बहुत सी वो लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं
और उस वक्त महात्मा ज्योतिबा फूले जी जो थे, उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था, दोनों ने मिलकर के 1873 में। मतलब उनकी डेथ से पहले ये चीज। अब उसमें उन्होंने बहुत सा काम भी किया ना, उसने समाज सुधार का काम किया। या लोग तो कहने वाले ये कहते हैं कि जिस वक्त समाज को, अपर समाज को डर लगा, उसने ये डिक्लेयर किया था कि आज के बाद हम बगैर पुरोहित के सारे काम करेंगे। ये कहा था ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने ये उसका था, वो प्रिंसिपल था जिसके उस पर खड़ा किया, जो ज्योतिबा सत्यशोधक समाज, कि हम बगैर पुरोहित के अपने सारे काम करवाएंगे। क्या जन्म का है, क्या मरने का है, क्या कुछ भी जो भी घर में करना है वो सब बगैर पुरोहित के करना है। और ये उन्होंने शुरू भी कर दिया था। यहाँ तक ये था कि उनके बरखिलाफ फिर एक वहाँ पूना कोर्ट में केस हुआ था कि साहब हम तो फाके मर जाएंगे जो शादी वादी कराने वाले थे। तो वहाँ का जो जज था उसने ज्योतिबा फूले के बरखिलाफ फैसला दे दिया कि आप काम करवाओ इनसे, ना करवाओ, लेकिन फीस इनकी दे दो। मतलब फीस देना पड़ेगी। फीस आपको देनी पड़ेगी। शादी है घर में, आप पंडित नहीं बुलाते हो मत बुलाओ, लेकिन पैसे पंडित को दे दो। इन्होंने फिर बॉम्बे में हाई कोर्ट में जाकर के उसकी अपील की थी और वहां से फैसला लाया था कि नहीं जी, जो काम नहीं करता है, जिस काम नहीं आपने करवाया उसका कुछ नहीं देना है। इस तरह से बचाया था। वो भी सत्यशोधक समाज जो था वो भी चल रहा था और तो उसके साथ बाकी उनको जो आमदनी थी वो बंद तो नहीं हुई। बाकी कुछ लोग साथ थे जो ज्योतिबा फूले जी काम करते थे। बहुत से उस वक्त समाज सुधारक भी और दूसरे जो थे वो आए थे सामने, जो सारे मिलजुल के इसका वो काम जो लेते थे। 7 साल तक उस सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फूले के डेथ के बाद 7 साल तक माता सावित्रीबाई फूले ने उसको चलाया था। ज्योतिबा फूले जो थे उनकी मौत कैसे हुई? वो जब दुनिया को छोड़ा उन्होंने, तो कैसे मौत हुई थी उनकी? देखिए, महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे वो तो ये कुदरत का नियम भी है कि भाई वक्त के मुताबिक आदमी ने जाना है। नेचुरल डेथ थी। तो मुझे तो लगता है नेचुरल डेथ थी। उन पर हमले हुए, 7 हमले उन पर हुए थे उनके मारने के लिए, जो रिकॉर्डेड हैं। और 10 हमले डॉक्टर अम्बेडकर पर हुए थे, लोगों उनके जो अपोजिशन वाले। 10 हमले बाबा भीमराव अंबेडकर पर हुए थे उनको कत्ल करने के लिए, लेकिन जो बच गए। अब इसी में पता नहीं आपके पास टाइम कितना, 2 आदमी जो थे उनको पैसे दे करके इनके अपोजिशन वालों ने भेजा था महात्मा ज्योतिबा फूले को कत्ल करने के लिए। उन्हीं के समाज के थे वो, अपोजिट समाज के, मतलब अपर कास्ट के। उन्होंने भेजा था और वो ढूंढ रहे, शाम का समय था, वो आपस में ऐसे, मतलब जो सस्पिशियस आदमी है वो तो पता चल ही जाता है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले उधर से निकल रहे थे, उन्होंने उनको पूछा भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा जी हमें तो ज्योतिबा फूले कोई नाम का बंदा है उसको ढूंढना है। उसने क्या करना है? उसने कहा जी हमें तो पैसे मिले हैं उसको मारने के लिए। तो महात्मा जी ने कहा यार अच्छा है, तुम्हारी मजबूरी है, तो ज्योतिबा फूले तो मैं ही हूँ, मारना है तो मार दो। वो बेचारे कांपने लगे। जब कांपने लगे तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये तुम्हारी गरीबी का कसूर है जिसने तुम्हें। गरीबी का है, अनपढ़ता का है, अनपढ़ता और गरीबी का है। उन्होंने कहा फिर हम उस आदमी को मार देंगे। उन्होंने नहीं, उसको भी नहीं मारना, उसे तुम्हारे और खज्जल को और तुम पर केस बन जाएगा और मारे जाओगे। तो वो इस स्वभाव के थे। महात्मा ज्योतिबा फूले जिस वक्त उनकी डेथ हुई है तो जो अपना जो समाज था उनका वो इकट्ठा हो गया, क्योंकि वो समाज को सीधा रास्ता दिखाते थे। बहुत से लोग सीधा रास्ता पर आने के लिए तैयार नहीं है, वो उसकी अपोजिशन करते थे, अपने समाज वाले भी और दूसरे भी करते थे। उन्होंने कहा अब लास्ट टाइम पर इसकी संस्कार कैसे होगा, क्योंकि इसका अपना तो कोई बेटा है नहीं। संस्कार के लिए बेटा जो था उसने जाकर के अग्नि देनी होती थी।
अब क्या था, वो लड़के उन्होंने कहा जी इनका बेटा ये है, उन्होंने कहा जी सूत पुत्र है, ये कर नहीं सकता। माता सावित्रीबाई फुले आई और उसने वो जो वहां बर्तन रखा होता है ना जिसमें सामान रखा होता है संस्कार का, वो उठाया और चल पड़ी। उसने कहा जी मैं इसकी उत्तराधिकारी हूँ। ये माता सावित्रीबाई फुले ने खुद किया? हाँ, ये माता सावित्रीबाई फुले ने खुद किया। उसने वो चल पड़ी, उसने उठा लिया, उसने कहा मैं चलती हूँ, मैं इसकी उत्तराधिकारी हूँ। तो इतना मतलब है उनमें जुर्रत थी कि भाई वो ये सारे काम करने के लिए। अब देखिए उस वक्त क्या था, जो हमारी औरतें थी वहाँ एक सती तो था ही, जिंदा लड़की को जला देना, सती कर देना। जो वहां से बेचारी निकल जाती थी, विधवा रह जाती थी, उसकी शादी नहीं करनी। यहाँ तक था सिर मुड़वा दिया करते थे, उसका सिर मुड़वा देते थे। और महात्मा ज्योतिबाई फुले ने सारे नाई जो थे वहां के वो इकट्ठे किए। उनका कहा ये आप अनर्थ कर रहे हो। पहले वो नहीं माने, बाद में वो मान गए और उन्होंने जो विधवा औरतें थी उनके सिर मुंडने बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा कोई नुकसान होता तो होने दो। उनकी 1000 नाई इकट्ठे करके बॉम्बे में उन्होंने मीटिंग की थी, ज्योतिबाई फुले ने, और ये बंद किया। उसके बाद ये देवदासी थी, छोटी बच्चियों को मंदिरों में चढ़ा दिया जाता था। उसके बाद किसी उसके मूर्ति के साथ उसकी शादी कर दी जाती थी। और वो भी बेचारी जब जवान हो जाती थी उसका मतलब नाजायज इस्तेमाल किया जाता था। जब वो बेचारी वहां से निकलती थी तो कोई उनसे शादी नहीं करता था। तो इन्होंने माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने हाथों से इन ऐसी बीबियों की शादियां करवाई थी कि भाई ये सब गलत है। तो ऐसी मतलब है जो उनकी वो थी। तो उनकी मेरा आखिरी सवाल है, उनकी जब डेथ होती है तो उसके कितने साल के बाद माता सावित्रीबाई फुले की डेथ होती है, और उनकी डेथ कैसे हुई माता सावित्रीबाई फुले की? देखिए महात्मा ज्योतिबाई फुले के बाद 7-8 साल के बाद तक माता सावित्रीबाई फुले जिंदा रहे। मैंने जैसे कहा कि उनका जो बेटा था उसको उन्होंने डॉक्टर तक वो दी थी, तालीम दी थी। वो डॉक्टर था, पहले आर्मी में सर्विस करता था, उसके बाद उन्होंने उसको हॉस्पिटल खोल के दिया था जनता की सेवा के लिए। तो अब उसमें क्या हुआ कि वहाँ हैजा फैल जाता है। प्लेग की समस्या थी। अब कोई प्लेग कहता है, वैसे डायसेंट्री का था। जो कोई डायसेंट्री लिखता है, कोई प्लेग लिखता है। तो माता सावित्रीबाई फुले जो थी वो बाहर से मरीज उठा करके हॉस्पिटल में लाती थी। तो जो हॉस्पिटल में लाते थे उनका बेटा वहाँ इलाज करता था, मुफ्त में इलाज करता था। उन्होंने कई कैंप खोल रखे थे लोगों की मदद के लिए, जो उस वक्त बीमारी थी जी। कैंप ही खोल के रखे थे। कोई कहता 200 कैंप खोला हुआ था। यहाँ उसका बेटा जो था वही राउंड जाता था। तो ये एक महार लड़के को उठा करके हॉस्पिटल में ला रही थी। इनको भी वहीं से मतलब है इन्फेक्शन हुई, ये बीमार हुई और ये इनकी डेथ हुई थी। मतलब जन्म से लेकर के आखिरी दम तक ये समाज की सेवा में जुड़ी रही। और फिर भी मैं, जैसे आपने कहा कि मैं आर्टिकल वगैरह लिखता रहता हूँ। मैं 5-8 साल हुए तो मेरा एक आर्टिकल एक लोकल पेपर में आया। मैं किसी वुमेन कॉलेज में जम्मू में गया था। वो पेपर उस दिन उधर पड़ा था। वही जो प्रिंसिपल थी वो लाई थी। वो मैंने हाथ में देख रखे थे। वो मुझे कहने लगी कि ये किसका आर्टिकल? मैंने कहा जी ये माता सावित्रीबाई फुले पर आर्टिकल है, किसी ने लिखा हुआ। तो आप जानते हैं वो कौन थी? मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि जो प्रिंसिपल बनी है उसको माता सावित्रीबाई फुले का ना नाम याद था ना पता था कि कौन थी। ये विडंबना है। फीमेल प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल कॉलेज में थी वो। हाँ, उन्हें पता नहीं था। उन्हें के पता नहीं, जबकि उन्हीं की वजह से वो आज प्रिंसिपल हैं या थी तब। ठीक, ये मतलब ये पोजीशन है कि हमारे बुजुर्गों का कोई नाम तक जानने के लिए तैयार नहीं। आज भी मैं
कहीं एक हॉस्पिटल में गया था तो वहाँ 2 बच्चियां थी। हम्म, तो मैंने उन दोनों को पूछा, मैंने कहा आपको पता है आज किसका जन्मदिन है? एक जो थी सीनियर वो कहती हाँ माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। अच्छा। मैंने कहा भाई आपको नमस्कार है। हम्म, तो दूसरी को तो पता नहीं। तो मतलब इस तरह से है कि ये बुजुर्ग इन्होंने सारी जिंदगी समाज के लिए लगा दी। लोगों को उनका भी, लोगों को कैसे पता होगा? कोई लिखेगा तभी होगा ना, कोई चर्चा करेगा, कोई चर्चा करेगा, कोई लिखेगा, कोई कुछ करेगा। जी। तो ये जो आज आप देख रहे हैं, ये J&K स्टेट में तो पिछले जो 10-15 साल से हम लोग लगातार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, टीवी पर प्रोग्राम दे रहे हैं, उस पर रेडियो पर दे रहे हैं। तो उसकी कई कारण है कि आज लोगों को यहाँ पता चला। ये तो फुनसा साहब आप मुबारक के पात्र हैं कि भारतीय दलित साहित्य अकेडमी जो है वो आप जम्मू कश्मीर में रन कर रहे हैं और वहाँ से ऐसी सोच को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर आप चर्चा करते हैं और जिसकी ज़रूरत रहती है। और हम फिर से आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें समय दिया और माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर आज आपने हमारे साथ चर्चा की, हमारे दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जो शायद काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वो नहीं जानते होंगे, खास करके महिलाएं नहीं जानती होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय समय पर आते रहते हैं और हम अपने साथ एक दूसरे के साथ विचार साझा करते रहते हैं जो समाज के लिए जरूरी है जी। और आप भी एक माध्यम है जिसकी वजह से समाज तक हमारी बात जो है वो पहुंच जाती है। जी। धन्यवाद।